करना चाहती हूँ। जो लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बार बार ये कहते हैं कि मैं हिंदू मुस्लिम का विवाद करवाती हूँ और इस कोरोना काल में केवल मात्र मैंने तबलीगी जमात को ही टारगेट किया है और केवल मात्र मैं मुसलमानों के ऊपर ही सबसे ज़्यादा बोलती हूँ और उन्हीं को कारण ठहराती हूँ कि उन्होंने कोरोना काल में सबसे ज़्यादा योगदान दिया है। तो मेरा सवाल है, क्या तबलीगी जमात ने सबसे ज़्यादा योगदान कोरोना वायरस के काल में कोरोना वायरस को फैलाने में नहीं दिया है? क्या केवल मात्र कोरोना वायरस और उससे जुड़े मौलाना साद और उससे जुड़े जितने भी तबलीगी जमात के जमातियाँ हैं, क्या उन्होंने भारत में कोरोना वायरस को फैलाने में अपना सबसे ज़्यादा योगदान दिया है कि नहीं दिया? आज मैं उन सभी लोगों को प्रूफ करूंगी कि मैं तबलीगी जमात पे निशाना क्यों साधती हूँ कि उन्होंने ही कोरोना काल में सबसे ज़्यादा कोरोना वायरस को फैलाने में अपना योगदान दिया है। पहला केस है नागपुर का। नागपुर में सबसे पहला जो कोरोना वायरस का केस आया था वो तबलीगी जमात के कारण आया था, तबलीगी जमाती के कारण आया था और उसी एक केस ने, आप मानिएगा नहीं, 1200 लोगों को क्वारंटाइन सेंटर में डाल दिया और वो 1200 लोगों में से करीबन 80 लोग कोरोना से संक्रमित पाए गए और उस आदमी के खुद के परिवार के, उस आदमी के आपको बता दूं मैं, 20 लोगों की परिवार की तादाद थी जिसमें से 18 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हैं और 80 लोगों में, जो 1200 लोग मैंने आपको बताया, 1200 लोगों में से 80 लोग कोरोना से संक्रमित हैं केवल मात्र उसी जमाती के कारण। ये नागपुर की घटना है। अब पुणे की घटना सुनिए। पुणे में एक ऐसा लोकेलिटी है, एक ऐसा स्लम एरिया है जिसको मुंबई के धारावी से कंपेयर करते हैं और कहते हैं पुणे का जो धारावी है वो ये स्लम एरिया है जिसका नाम है भवानीपेट और इस भवानीपेट में रहने वाली लोगों की संख्या है 3 लाख। अब इस बात को समझने की ज़रूरत है। यहाँ पे 36 जमाती रहते हैं जो कि छुपे हुए थे तबलीगी जमात के बाद, जिनमें से 30 लोग पुलिस के हिरासत में गए, तब भी 6 लोग वहीं छुपे हुए थे, जिसके बाद उन मात्र 6 लोगों ने करीबन 250 लोगों में कोरोना वायरस का संक्रमण पहुंचा दिया। तो अब तबलीगी जमात को क्यों न कारण ठहराया जाए भारत के अंदर सबसे ज़्यादा कोरोना वायरस के केसेस में योगदान देने के लिए? अभी जो 250 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हुए हैं एक स्लम एरिया में, तो आप एक बात समझिए, स्लम एरिया में क्या है, छोटे लोग रहते हैं, जो लोग छोटे छोटे कारोबार करते हैं, जैसे मोबाइल की दुकान लगा लिया, रेडी चालक जो होते हैं या फिर जो मतलब रैक पिकर्स होते हैं, ये सारे क्या होते हैं, एक स्लम के एरिया में लोग रहते हैं, बहुत कम्युनिटी से जाके जुड़ते हैं। जैसे कि आपके घरों के आगे कूड़ा बिनने के लिए जो लोग आते होंगे वो शायद किसी न किसी स्लम में रहते होंगे। अब वो जब आपके एरिया में साफ सफाई करने आएगा तो वो कहीं ना कहीं आपके लोकेलिटी में से किसी न किसी पर्सन को कोरोना वायरस का संक्रमण दे जाएगा, क्योंकि कोरोना वायरस जो है वो छुआछूत की बीमारी है, ये ह्यूमन चेन से फैलता है, जिसको रोकने के लिए ही भारत सरकार ने, मोदी जी ने भारत में लॉकडाउन किया। तो अब आपने देखा कि किस तरीके से नागपुर में और पुणे में केवल मात्र पहला केस, दोनों में ही, नागपुर और पुणे दोनों ही जगह में पहला केस तबलीगी जमातियों के कारण आया। अब बात करते हैं यूपी के कानपुर में, जो कानपुर आज रेड जोन बना हुआ है और यूपी में सबसे ज़्यादा जो केस आ रहे हैं वो कानपुर से आ रहे हैं और कानपुर में भी तबलीगी जमातियों का ही सबसे ज़्यादा योगदान था कोरोना वायरस को फैलाने में। तो अब आप इन तीनों स्टोरी से आकलन लगा सकते हैं कि मैं तबलीगी जमात को क्यों जिम्मेदार ठहराती हूँ। एक और मैं आपके सामने पेश रखना चाहूँगी, जितने भी हमारे देश में क्वारंटाइन लोग हुए हैं उनमें से 40,000 लोग जमाती हैं और कहीं ना कहीं जमातियों के संपर्क में आए हैं, जिसके वजह से उनको क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया है, जो कि ये भी साफ दर्शाता है कि जो जमाती हैं वही एक सिंगल सोर्स हैं कोरोना वायरस को पूरे देश भर में एक कोने से दूसरे कोने तक लेके जाने में और फैलाने में। अब एक बात बताइए, जो लोग कहते थे कि जमाती, आप एक टीवी पत्रकार को भी जानते हैं जो बहुत ही ज़्यादा प्रचलित हैं, उनका नाम लूँगी मैं, रवीश कुमार, उन्होंने बोला है कि तबलीगी जमात को क्यों टारगेट किया जा रहा है। अब एक बात बताइए, जब पुलिस इनको ढूंढने जा रही है तब ये किसी न किसी मस्जिद में छुप जा रहे हैं या फिर किसी स्लम एरिया में जाके छुप जा रहे हैं या फिर किसी मरकज़ में जाके छुप जा रहे हैं, तो क्यों छुप रहे हैं? कहीं ना कहीं इनके अंदर एक मन में भावनाएँ हैं कि इनको कोरोना वायरस को पूरे देश भर में फैलाना है, तभी इनका नाम लिया जा रहा है। लेकिन कुछ ऐसे पत्रकार हैं जो इनके बचाव में खड़े हो रहे हैं। अब इन्हीं से जुड़ा मैं आपको एक सिलसिला बताती हूँ। कांग्रेस के, गुजरात की बात है ये, गुजरात की एक मस्जिद में बहुत सारे तबलीगी जमात से ही रिलेटेड लोग उस मस्जिद में छुपे हुए थे। जब
कांग्रेस के दो नेता उनको समझाने गए। पहले तो कांग्रेस की भी यहाँ पे गलती है। जब आपको पता है कि वहाँ पे लोग छुपे हुए हैं तो आपने पुलिस को क्यों नहीं बताया? आपने किसी अस्पताल में क्यों नहीं इत्तला किया लोगों को कि यहाँ पे कोरोना वायरस से संक्रमित तबलीगी जमाती छुपे हुए हैं? ये कांग्रेस की गलती है। लेकिन अब हम उन जमातियों के बारे में बताते हैं जिनको ये दोनों कांग्रेसी नेता समझाने गए थे कि आप क्वारंटाइन सेंटर में जाइए या फिर पुलिस से संपर्क करिए, वो आपकी देखभाल करेंगे और आपका ख्याल रखेंगे और आपको इलाज करेंगे। तब बाद में पता चलता है कि उन दोनों में से एक की मौत हो गई, जिनका नाम है बदरुद्दीन शेख, और दूसरे अस्पताल में भर्ती हैं। दोनों ही कांग्रेसी नेता हैं। तो आपको समझ में आ चुका है कितने लेवल तक जाकर के तबलीगी जमातियों ने अपना इम्पैक्ट छोड़ा है कोरोना वायरस को फैलाने में। अब बात करते हैं दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष के बारे में, जफर उल इस्लाम खान, जिन्होंने भारत के ऊपर आरोप लगाया है और अपने ट्विटर हैंडल पे इस्लामोफोबिया #इस्लामोफोबिया लिखते हुए उन्होंने एक पोस्ट जारी किया है जिसमें उन्होंने कुवैत को थैंक यू बोला है। पता नहीं क्यों बोला है। जिस बात के लिए वो कुवैत को थैंक यू बोल रहे हैं उस बात के लिए पहले ही भारत की एक्सटर्नल अफेयर ने बिल्कुल मना कर दिया, जिस बात को खारिज कर दिया है कि कुवैत के साथ भारत का कोई भी ऐसा डील नहीं हुआ है, कोई भी ऐसा सिलसिला नहीं हुआ है जिसकी वजह से कुवैत को थैंक यू बोला जाए। और कुवैत भारत के किसी भी अंदरूनी मामले में दखल अंदाजी नहीं करेगा। और तो और भारत के और कुवैत का रिश्ता बहुत ही अच्छा है, ये एक्सटर्नल अफेयर ने पहले ही बोल दिया। जिसके बाद ही उन्होंने अपना ये पोस्ट जारी किया जिनमें उन्होंने लिखा है कि जो भी हिंदुस्तान के कट्टर लोग हैं जो कि मुसलमानों को निशाना बना रहे हैं और मुसलमानों पर लगातार प्रताड़ना कर रहे हैं, उनका अगर शिकायत अरब देशों में कर दिया जाए तो पूरे भारत में जलजला आ जाएगा। शायद उनको ये नहीं पता कि पूरे अरब कंट्री पे केवल मात्र एक देश ने, इजराइल, जो कि एक बहुत ही महज छोटा सा देश है, उसने सारे के सारे अरब कंट्रीज़ पे नाक में दम कर रखा है। तो भारत जैसी विकासशील देश का वो क्या कर पाएंगे? पहली बात तो ये है। और तो और भारत के अंदरूनी मामले में शायद अभी ऐसा कोई भी देश नहीं है कि जो दखल अंदाजी करेगा इस समय। हमारा भारत तो ऐसा है जहाँ पे अगर एक मुस्लिम पिज़्ज़ा डिलीवरी बॉय से अगर आप पिज़्ज़ा नहीं लेते हैं तो उनके ऊपर भी FIR हो जाता है जिन्होंने पिज़्ज़ा नहीं लिया था। और हमारे ही भारत को वो कह रहे हैं कि यहाँ पे इस्लामोफोबिया है, यहाँ पे इस्लाम को मानने वाले लोगों को प्रताड़ना हो रही है और उनको डराया जा रहा है। तो एक बात बताइए, कोई भी आपने एक ऐसा इस्लामिक कंट्री सुना है जहाँ पे टेरर ना हो, जहाँ पे काफिर और जिहाद के नाम पे रक्तपात ना होता हो? कहीं भी कोई भी देश ले लीजिए, हमारा पास का पड़ोसी मुल्क ही क्यों ना ले लीजिए, पाकिस्तान, जहाँ पे एक इस्लामिक कंट्री है जहाँ पे टेररिज्म, जिसको बोला जाता है टेररिज्म का वो खदान है। और भी आपने बहुत सारे देश सुने होंगे जहाँ पे इस्लाम के नाम पे, जिहाद के नाम पे, काफिर के नाम पे लोगों पे प्रताड़ना हो रही है। आपको एक और बात बताते हैं, इन भाई साहब ने जाकिर नायक, जो कि हिंदुस्तान की तरफ से एक वांटेड मैन है और उसको टेररिस्ट का दर्जा दिया गया है, लेकिन इन्होंने उसको हीरो बताया है, उसको मुसलमानों का हीरो बताया, जहाँ से साफ दर्शाता है कि ये भाई साहब बुरी तरीके से गलत हैं और मुसलमानों के बीच में ये मसीहा बनने की कोशिश कर रहे हैं। इसी के साथ मैं अपनी बातों का अंत करती हूँ और आप लोगों से एक सवाल पूछती हूँ, जो मैं जमातियों को जिम्मेदार ठहराती हूँ कि उन्होंने भारत में अपना सबसे ज़्यादा योगदान दिया है कोरोना वायरस को फैलाने में। क्या इन सारे फैक्ट के साथ वो सच प्रूफ होता है कि नहीं होता है? कमेंट सेक्शन में जाके हमें ज़रूर से ज़रूर बताएं। बहरहाल अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे अगर आप और वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर तीनों के ही हैंडल दिए हुए हैं, वहाँ पे जाके हमें ज़रूर से ज़रूर फॉलो करें। धन्यवाद।